मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरा पति कहने लगा, ये बेटी मेरी नहीं है, मैं इसको अपने घर में नहीं रख सकता। मैंने उसे लाख कहा कि ये तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारा अपना खून है, लेकिन मेरा पति किसी भी तरह नहीं मान रहा था। पति का शक दूर करने के लिए पति के साथ जाकर डीएनए टेस्ट करवाया तो मेरी आत्मा कांप उठी थी, क्योंकि वो बच्ची तो मेरे डॉक्टर ने रिपोर्ट जो मेरे हाथ में दी तो मेरी जान ही तो निकल गई थी। मुझे लगा किसी ने मेरे पूरे शरीर से जान खींच ली हो। मैंने उस कागज को फाड़ कर कई टुकड़ों में बांट दिया जिसने मुझे बेमौत मार डाला था। ये सच नहीं था, ये सच हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं किसी दीवानों की तरह अपना सर नामे हिलाने लगी। मैं कई कदम पीछे हट गई और कमरे की दीवार से जा लगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा पति हाथ बांधे मुझे देख रहा था, जैसे पहले ही इस बात के बारे में पता था। लेकिन वो कैसे इस बात का यकीन कर सकता था? मैं उसकी पत्नी थी, उसकी महबूब पत्नी। मुझ पर ऐसा शक कैसे कर सकता था? और फिर उसका शक सच कैसे साबित हो सकता था? मुझे देखकर वो तंजिया मुस्कुराया। मुझ पर ये जताने की कोशिश कर रहा था कि मैं चरित्रहीन हूँ, लेकिन मैं चरित्रवान होकर भी अपने पति के सामने चरित्रहीन साबित हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से नामे सिर हिलाने लगी और रोने लगी। मैंने कहा, अनिल ये झूठ है, ये रिपोर्ट गलत है। ये कहकर मैं अपने पति के पास आ गई। मैंने कहा कि मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, मुझे तुम्हारे अलावा किसी ने छुआ तक नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरा पति गुस्से से बिखर गया। कहने लगा, झूठी कस्में मत खाओ प्रिया, तुम झूठी साबित हो चुकी हो। ये सबूत तुम्हारे सामने है। तुमने मेरी वफा पर जिल्लत भरा तमाचा मारा है। अपने गुनाह को तुम मेरे पवित्र रिश्ते से छुपाना चाहती हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी हर गलती को माफ कर सकता हूँ, लेकिन बद किरदारी हरगिज नहीं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इस बच्चे के बाप का नाम भी बता सकता हूँ। आंखें उसकी भी गीली थीं। मेरे सामने वो आदमी खड़ा था जिसे मैंने टूट कर चाहा था और जिसने मुझे बेइंतहा मोहब्बत की थी। अगर वो रिपोर्ट सच्ची थी तो झूठी तो मैं भी न थी, लेकिन इस रिपोर्ट ने मुझे पल में ही बद किरदार औरत बना दिया था। मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा था। मुझे डॉक्टर का पूरा कमरा घूमता महसूस हो रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मैं कब होश खोकर जमीन पर गिर चुकी थी। मेरा नाम प्रिया है। मेरी शादी अनिल से एक जबरदस्त अफेयर का नतीजा थी। हमारी शादी पर बहुत ही बवाल हुआ था, क्योंकि मेरा संबंध एक मॉडर्न फैमिली से था और अनिल के घर का माहौल बहुत ही पुराने ख्यालात का था। मैंने परवरिश आजाद माहौल में पाई थी। हम दोनों ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वहीं हम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। फिर ये सिलसिला चल निकला और बात शादी तक आ पहुंची। लेकिन जब से ये बात हमारे घर वालों तक पहुंची थी तो एक हंगामा सा मच गया था। ना तो मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राजी थे और ना ही अनिल के, और हम दोनों भी फैसला कर चुके थे कि शादी एक दूसरे से ही करेंगे, और वो भी घर वालों की रजामंदी से। घर वालों को राजी करने के लिए अनिल ने अपनी नस काट ली थी। बहुत खून बह गया था उसका। उस वक्त तो मेरी भी जान निकल गई थी जब मैंने ये खबर सुनी थी। मैं भागम भाग अस्पताल पहुंची थी। अनिल के बचने की बहुत कम उम्मीद थी। उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था और ब्लड का अरेंजमेंट भी नहीं हो पा रहा था। उसके घर वाले रो रहे थे। इत्तेफाक ऐसा था कि मेरा और अनिल का ब्लड ग्रुप सेम था, इसलिए मैंने ही उसे खून दिया था। मेरे बराबर वाले फोल्डिंग बेड पर वो लेटा हुआ आधी बेहोशी में प्रिया प्रिया पुकार रहा था, इस बात से बेखबर कि जिसके लिए उसने अपना खून बहा दिया वही उसे कतरा कतरा जिंदगी दे रही है। हम लोगों की सच्ची मोहब्बत थी और तभी हमारे घर वालों ने भी हमारे सामने हार मान ली। हमारी शादी तो घर वालों ने कर दी थी, लेकिन मेरी माँ ने साफ कह दिया कि अनिल उनके घर कदम ना रखे, क्योंकि अनिल की मोहब्बत की वजह से मेरी माँ को अपनी बचपन की सहेली से रिश्ता तोड़ना पड़ा था। क्योंकि माँ ने अपनी सहेली के बेटे से मेरा रिश्ता जोड़ दिया था, और जैसे ही ये रिश्ता टूटा तो मेरी मम्मी की सहेली उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और दोस्ती तोड़ दी थी। मम्मी कहने लगी कि तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मेरे घर आ जा सकती हो, लेकिन तुम्हारा पति अनिल इस घर में कदम न रखे। लेकिन जब अनिल ने मेरी खातिर इतना बड़ा कदम उठा लिया था तो मैं कैसे उसे अहमियत न देती। अपने घर से विदा होते हुए मैंने अपने घर वालों को भी बाय बाय टाटा बोल दिया था, लेकिन औरत की कुर्बानियां मर्द के सामने हमेशा भुला दी जाती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं एक अनचाही बहू थी, इसलिए ससुराल में मुझे वो इज्जत और सम्मान कभी नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। हालांकि मैंने खुद को पूरा बदल के रख दिया था। मैंने अपने घर पर कभी दुपट्टा तक न लिया था,
लेकिन ससुराल में हर वक्त साड़ी का पल्लू आधे चेहरे पर ढके रहती थी। बाहर जाने से पहले खुद को बड़ी सी साड़ी में लपेट लेती। घर में पति पत्नी को कमरे के अलावा साथ बैठने की भी अनुमति न थी। मैंने कभी अनिल के साथ बैठकर खाना तक नहीं खाया था और ना ही कभी रात के अलावा मैं उसके करीब होकर बैठी थी। मैंने अनिल के लिए अपने सारे तौर तरीके बदल डाले थे। उसी के रंग में खुद को रंग बैठी थी। वो कहता कि प्रिया, मेरे माँ बाप को भी किसी बात का जवाब मत देना, उनकी हर बात पर बस सर झुका देना। वो मेरा हाथ पकड़े बड़े प्यार से कहता। मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। हालांकि जो रवैया मेरे साथ मेरे ससुराल में बढ़ता जाता था मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ था। अनिल की माँ मुझ पर बहुत सितम ढाती थी। मैंने शादी से पहले अपने घर पर कभी पानी तक नहीं पिया था उठकर, लेकिन यहाँ आते ही मुझ पर पूरे घर की जिम्मेदारियाँ डाल दी गई थीं। मुझसे छोटा एक देवर था और एक ननद, लेकिन किचन में मेरे साथ काम करवाने वाला कोई भी न था। मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करता था, जैसे मैं इस घर की मेंबर ही ना हूँ। मेरा देवर मुझसे यूं दूर भागता जैसे मैं कोई बाजारू औरत हूँ और वो मुझसे बात करेगा तो बदनाम हो जाएगा। वो जबान से तो कुछ न कहता, लेकिन उसकी नज़रों में इतनी नफरत और तिरस्कार भरा होता कि मैं शर्मिंदा हो जाती, जैसे मैंने मोहब्बत ना की हो, कोई गुनाह कर दिया हो। कभी कभी आते जाते मुझ पर टोंट मार देता कि हे भगवान, कैसी कैसी आवारा लड़कियां होती हैं जो लड़कों को मोहब्बत के नाम पर फंसा लेती हैं। ऐसी आवारा लड़कियों से तो भगवान ही बचाए। मैं उसके इन शब्दों को सुनकर चुप की चुप रह जाती थी। सारा दिन मैं किचन के कामों से फ्री नहीं होती थी। मुझसे यही काम संभाले नहीं संभलते थे कि मेरी सास ने नौकरानी की भी छुट्टी करवा दी। मैंने अनिल से इस बारे में बात की तो वो मुझसे कहने लगा, क्या चाहती हो तुम? कितना दिल दुखाऊं अपने माँ बाप का? तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तुम्हें पता है मैंने अपने माँ बाप के साथ कितनी बहस की थी, उनका कितना दिल दुखाया था। अब जब तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई है तो तुम एडजस्ट करो। मैंने भी तो तुम्हारी खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी थी और तुम तो मेरी माँ की बात तक नहीं मान सकती। मेरी माँ ने कौन से पहाड़ तोड़ के लाने को कह दिया है, बस झाड़ू पोछा ही तो करना है, उसमें कौन सा समय लगता है। ये पहला ताना था जो मैंने अनिल के मुंह से अपनी शादी के 2 महीने बाद ही सुन लिया था। उसने मुझ पर ये जता दिया कि उसने मेरी खातिर क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मेरी हर कुर्बानी को भुला दिया था। मैं चुप हो गई थी। मेरी सास को मुझ पर जरा भी दया नहीं आती थी। पूरे घर में बस मेरी एक ननद ही बहुत अच्छी तबीयत की मालिक थी। कभी कभी अपनी माँ का व्यवहार मेरे साथ खराब देखती तो कहने लगती कि आप हर वक्त क्यों भाभी के पीछे पड़ी रहती हैं? मोहब्बत तो भाई ने भी की थी, तो आप सजा सिर्फ भाभी को ही क्यों देती रहती हैं? मेरी ननद को बस ये कहना था कि मेरी सास ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। कहने लगी, खबरदार जो इस बाजारू औरत की तरफदारी में एक शब्द भी कहा। अरे ना जाने कमजात किस खानदान की है, जहाँ लड़कियों की परवरिश ऐसे की जाती है कि मुंह उठाकर किसी भी गैर लड़के के साथ मोहब्बत की पैंगे बढ़ाती हैं। न शर्म, न लिहाज, न गैरत। खबरदार जो तू अपनी इस बेहया भाभी के साथ उठी बैठी तो ये तुझे भी अपने जैसा बना देगी। चल जा, जाकर अपने कमरे में पढ़ाई कर। ये सब शब्द सुनना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होते। मैं बेशक अमीर थी, दौलतमंद थी, मॉडर्न भी थी, लेकिन गिरे हुए चरित्र की हरगिज नहीं थी। मैंने अनिल के सिवा किसी दूसरे लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और ना किसी से सीधे मुंह बात की थी। लेकिन यहाँ मैं रोज अनिल की माँ से अपने चरित्र पर ऐसे ताने सुनती थी। 8-8 आंसू रोना किसे कहते हैं, मुझसे बेहतर उस समय कोई नहीं जान सकता था। अनिल मेरी ये बात भी सुनने को तैयार न था। कहता, जो मेरी माँ कहती है बस वही ठीक है। अब दिन ब दिन मैं बीमार पड़ने लगी थी। सास के ताने सुन सुनकर दिमाग पर डिप्रेशन लेने लगी थी। मेरी रंगत पीली पड़ती जा रही थी। अपने चरित्र पर लगे इल्जाम मैं किस किस दिल से सुन रही थी ये मैं ही जानती थी। मेरी सास सिर्फ मुझे ही नहीं, हर वक्त आने जाने वाले से भी यही कहती रहती कि जो लड़की मोहब्बत की 4 बातें किसी से कर सकती है वो यकीनन और मर्दों से भी कर चुकी होगी। इन लड़कियों के माहौल में तो ये आम सी बात होती है। ना जाने किस किस लड़के के साथ इसने रंगरलियां मनाई होंगी। मुझे दुख इस बात का और भी ज्यादा होता था कि अनिल मेरे बारे में ऐसी बातें अपनी माँ से सुन कैसे लेता था। वो एक शब्द भी मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलता जो मेरे जख्मों पर दवा का काम करता। काश कभी यही कह देता कि माँ बस भी करें, क्यों उस मासूम पर हर वक्त इल्जाम लगाती रहती हैं। मैं जानता हूँ कि प्रिया कैसी है, लेकिन मेरी इच्छा ही रही। क्या ये होती है मर्द की मोहब्बत, जिसकी खातिर औरत अपने घर की दहलीज तक पार करने के लिए तैयार हो जाती है, अपने घर वालों से रिश्ता नाता तोड़ लेती है। और वो आदमी जो चांद तारे तोड़कर दामन भरने का दावेदार होता है, अपने घर वालों के सामने उसे इज्जत भी नहीं दिलवा सकता।
काश कि मैंने अनिल से मोहब्बत ना की होती तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। मैं एक अच्छी ज़िंदगी की हकदार होती। ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। मैं यूँ मोहब्बत के नाम पर रुस्वा ना होती। शादी के 3 साल गुजरने के बाद भी मैं बे औलाद थी। औलाद की खुशी को तरसी हुई थी। अब तो मेरी सास ने ये ताना भी देना शुरू कर दिया था कि मैं बांझ हूँ, उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकती। मैं अब अपना दिल और मजबूत नहीं कर सकती थी। मैं कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती। अब अपने थके हुए और परेशान दिमाग को सुकून देने के लिए मैंने एंटी डिप्रेशन की हैवी डोज लेना शुरू कर दिया। मेरी ननद की भी शादी हो चुकी थी और देवर की भी। अनिल की मोहब्बत तो बस 4 दिन की चांदनी ही साबित हुई थी, जो शादी के कुछ महीने गुजरने के बाद ही दम तोड़ चुकी थी। शायद मर्द का यही नेचर होता है। उसी औरत में दिलचस्पी तभी तक महसूस होती है जब तक वो उसकी पहुंच से बाहर हो। जैसे ही वो उसे हासिल कर लेता है, वो औरत उसके लिए महबूबा नहीं रहती, सिर्फ पत्नी बन जाती है। मेरी जिंदगी में उदासी तो वैसे ही जमकर बैठ चुकी थी, लेकिन बस दिन गुजार रही थी कि एक दिन मुझ पर एक और कयामत टूट पड़ी। एक दिन मैं अनिल के साथ बाजार में कपड़े खरीदने गई थी। मेरे ससुराल वाले इतने पुराने ख्यालात के थे कि जब भी बाहर जाती तो बड़ी सी साड़ी मुझे पहन कर जाना पड़ता था और उसके बाद अपने चेहरे पर घूंघट भी डालना पड़ता था। इस समय भी मेरे चेहरे पर घूंघट तो नहीं पड़ा था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और उस मास्क से मेरी आंखें साफ नजर आ रही थीं और यही आंखें मेरी बर्बादी का कारण बनी थीं। मैं एक मॉल की लेडी शॉप पर अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी। अनिल मुझसे कहने लगा कि तुम अपने लिए खरीदारी कर लो, तब तक मैं अपने लिए पैंट शर्ट खरीद कर कुछ ही देर में तुम्हारे पास आता हूँ। मैं अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी जब मेरे पीछे से किसी ने प्रिया कहकर मुझे पुकारा था। ये एक मर्दाना आवाज थी। मैंने पलट कर देखा तो सामने खड़े आदमी को देखकर मैं एकदम से हैरान रह गई थी। ये तो मेरी मम्मी की सहेली का बेटा था, जिसके साथ मेरी माँ ने बचपन में ही रिश्ता जोड़ दिया था और ये भी मुझसे शादी का बहुत ही ख्वाहिशमंद था। मेरे घर वाले भी उसे मेरे लिए बहुत पसंद करते थे, लेकिन मुझे अनिल से मोहब्बत हो गई थी। मैं हैरान इस बात पर थी कि उसने मुझे पहचान कैसे लिया। मैंने कहा, तुम यहाँ? वो कहने लगा, अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेने आया था, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया, क्योंकि अगर तुम हजारों की भीड़ में भी खड़ी हो और चाहे खुद को किसी भी तरह छुपा लो, मैं तुम्हें तब भी पहचान सकता हूँ। और ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, इन्हें देखकर तो मैं लाखों की भीड़ में भी तुम्हें पहचान सकता हूँ। मैं नजरें चुरा गई थी। उसकी आंखों में शायद आज भी मेरी मोहब्बत के दिए जल रहे थे। वो मेरी आंखों की हमेशा ही तारीफ करता था, क्योंकि मेरी आंखें हेजल ग्रीन थीं। मैं उससे कुछ कतराने लगी तो वो कहने लगा, पूछोगी नहीं? तुम्हारी ठुकराने के बाद मुझे इस गम में किसने संभाला? तुमने तो पलट कर भी नहीं देखा था कि मैं तुम्हारे बगैर मर गया हूँ या जिंदा हूँ। उसकी बातों ने मुझे उलझन में डाला था। मैं तो उससे बचकर निकल जाना चाहती थी, लेकिन दिल में ये ख्याल भी गुजरा कि शायद दीपक का दिल दुखाने की सजा मुझे यूं मिली है। लेकिन अगली बात ने मेरे कदमों को रोक लिया था। वो कहने लगा, मेरी शादी नैना के साथ हुई है। नैना नाम सुनते ही मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा था। मैं हैरान हो गई, क्योंकि नैना तो मेरी छोटी बहन का नाम था। मैंने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, नैना बहुत अच्छी है, तुम उसको डिजर्व करते हो। मैं अनिल का ही नसीब थी। उसने ठंडी आह भरी और नम आंखों से मुझसे पूछने लगा, प्रिया तुम खुश तो हो ना उसके साथ? न जाने उसके सवाल पर मैं ये ना कह पाई कि मैं खुश हूँ। मैंने टॉपिक ही बदल दिया। मैंने कहा, मेरे घर वाले कैसे हैं? नैना कैसी है? वो कहने लगा, सब ठीक है। मैं उस दुकान से बाहर जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगा, नैना की पसंद तुम अच्छी तरह जानती हो, इसलिए तोहफा लेने में तुम मेरी मदद कर दो। मैंने नैना के लिए एक सूट पसंद किया और दीपक के हाथ में थमा दिया कि तभी ना जाने अनिल कहाँ से आ गया। मुझे दीपक के साथ देखकर उसके हाव भाव बिगड़ने लगे। यूनिवर्सिटी के दौर में मैंने अनिल को दीपक के बारे में सब कुछ बता दिया था और वो शादी से पहले ही दीपक से मिल भी चुका था, क्योंकि दीपक अक्सर मुझे कॉलेज से लेने आता था। इसलिए अब मुझे दीपक के साथ देखकर अनिल ने हकीकत जानने की भी कोशिश नहीं की और एकदम से दीपक का गिरेबान पकड़ लिया। बोला, तुम होते कौन हो मेरी पत्नी के पास आने वाले? अनिल के कहने का अंदाज इतना तेज था कि जहां मेरी रंगत उड़ी थी, दीपक भी उसे हैरत से देखने लगा और उस दुकान पर मौजूद लोगों की नजरें भी हम पर जमी हुई थीं। क्या बदतमीजी है मिस्टर, मेरा गिरेबान छोड़ो, बात करने के और भी तरीके होते हैं। दीपक ने अपना गिरेबान अनिल से छुड़ाया, लेकिन अनिल पर तो जैसे जुनून सा सवार होने लगा था। कहने लगा, तुम मेरी पत्नी के साथ रंगरलियां मनाओ और मैं तुमसे तमीज से बात करूं। अनिल की बात सुनकर मैं तो बस उसकी शक्ल देखती रह गई थी। वो कैसे मुझ पर इतना घटिया इल्जाम यूं भरे बाजार में लगा सकता था। मैंने अनिल का हाथ पकड़ा और कहा, अब आप ये क्या कह रहे हैं? चले यहाँ से। मैं वहाँ अपना तमाशा नहीं करना चाहती थी।
अनिल मुझे गौर से देखते हुए मेरा हाथ जकड़े हुए वहां से घसीटते हुए घर लाया था और मुझे घर लाकर कमरे में बेड पर फेंका था। कहने लगा, तुम अब तक अपने पुराने चाहने वालों को भूली नहीं हो। जहाँ जाती हो पहले ही खबर कर देती हो कि आओ मुझसे आकर मिल लो। ये बात शायद मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं चिल्लाकर बोली, बस कर दे अनिल, बहुत हो चुका। मेरी दीपक से मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी सी बात को बीच बाजार में तमाशा बना देंगे। वो कहने लगा, बड़ी जबान चलानी आ गई है तुम्हें। अपने शब्दों को नीचा करके बात करो वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा। माँ बिल्कुल ठीक ही कहती हैं। तुम जैसी लड़कियां कभी किसी एक मर्द की होकर नहीं रहती। जो बूंद बूंद जहर मेरी सास मेरे पति के दिमाग में भर रही थी, अब उसके पूरे शरीर और दिलो दिमाग में भर चुका था। वो अपनी माँ की जबान बोल रहा था। ये वो अनिल तो न था जिससे मैंने मोहब्बत की थी और जिसने मुझसे मोहब्बत की थी। उसकी जबान पर तो जो आया वो मुझे सुनाकर कमरे से चला गया और अब तो अनिल ने मेरे घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। अनिल अब मुझे हर बात पर लड़ने लगा था। वही बातें मुझे सुनाता रहता जो मेरी सास मुझे सुनाती थी। एक बार मेरी सास मुझे लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई। कहने लगी, मेरी बहू के सारे टेस्ट कर लो, आखिर अब तक मेरी बहू बे औलाद क्यों है। मुझे अपनी सास की इस बात को सुनकर हैरत हुई थी कि उन्हें कब से इस बात की परवाह होने लगी। मेरी औलाद अब तक क्यों नहीं हुई। मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई थीं। फिर वो डॉक्टर मुझे कुछ मेडिसिन देने लगी। वो मेडिसिन खाते ही मुझ पर नींद सी सवार होने लगी थी। एक बार मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठा, इतना दर्द कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। मैं इस दर्द से तड़पती रह गई थी। अनिल काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। मेरी सास ही मेरे देवर के साथ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। मैं डॉक्टर के पास जाते ही बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हैरान रह गई थी कि मैं तो 24 घंटे से बेहोश थी। मेरी सास मेरे ही पास बैठी थी और कुछ पढ़ पढ़कर मेरे ऊपर फूंक रही थी। मुझे उनके इस बदले व्यवहार पर हैरत हुई थी। आखिर उन्हें मेरी इतनी परवाह कैसे हो गई कि वो मेरी तकलीफ पर एक दिन से मेरे साथ अस्पताल में हैं। पहली बार उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से मेरी खैरियत पूछी, मेरे सर पर हाथ भी रखा। कहने लगी, अब दर्द तो नहीं हो रहा। मुझे दर्द तो हो रहा था लेकिन कम था। मेरे लिए तो ये बड़ी ही अचंभे की बात थी कि मेरी सास मेरी खैरियत पूछ रही थी। अगले दिन तक अनिल भी आ चुका था। मेरे लिए परेशान भी हुआ। उसके बाद मेरी सास का व्यवहार मुझसे बहुत अच्छा हो गया था। अगले ही महीने मैं उम्मीद से हो गई थी। सबसे ज्यादा खुश अनिल था। मेरी सास भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी क्योंकि मेरी देवरानी की शादी को भी 5 साल हो गए थे। वो भी औलाद की खुशी को तरस रहे थे। मेरी सास को दादी बनने का शौक था और दोनों बहुओं में से उन्हें कोई भी बच्चा नहीं दे रहा था। और अब इतने सालों के बाद मैंने ये खुशखबरी उन्हें सुनाई थी तो वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। समय यूं ही गुजरने लगा। मेरी सास कहने लगी कि मुझे बेटा चाहिए और देखो बेटा ही होना चाहिए, लेकिन ये मेरे बस की बात तो न थी। अनिल भी मुझसे यही कहता कि मुझे बेटा चाहिए, लेकिन मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी का सुनकर ना तो हॉस्पिटल में मेरी सास आई और ना ही अनिल। मैं हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछती रही कि आखिर मेरे घर वाले क्यों नहीं आए। 2 दिन बाद जब मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो अनिल ही मुझे लेने के लिए आया था, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। मैं अब तक उसका व्यवहार समझ नहीं पाई थी। वो घर तो लेकर आ गया था लेकिन ना मुझसे बात कर रहा था और ना ही मेरी बेटी को हाथ लगाया। मेरी सास भी मुझे देखने नहीं आई। मेरी बेटी कुछ ही दिन की थी कि उन्होंने मुझ पर काम की जिम्मेदारी भी डाल दी थी। वो बिल्कुल अब पहले जैसी हो गई थी। मैं चुप हो गई थी। मेरी जिंदगी में अब मेरी बेटी ही मेरी सब कुछ थी, मेरी खुशी थी, मेरा सहारा थी। मेरी बेटी अभी सिर्फ 15 दिन की ही हुई थी कि मेरा पति एक दिन बड़े गुस्से से घर में दाखिल हुआ। कहने लगा, ये बेटी मेरी नहीं है, तुम न जाने किसका पाप मेरे सर डाल रही हो। मैं तो ये सुनकर चकरा कर ही रह गई थी। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? अगर आपको बेटे की इच्छा थी और भगवान ने आपको बेटी दे दी तो आप घर आई लक्ष्मी का यूं अनादर ना करें। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ गया था। शायद उन्हें बेटी पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे मानने से ही इनकार कर रहा था। बिना सोचे समझे मुझ पर कैसा घटिया इल्जाम लगा रहा था। वो कहने लगा, तुम जरूर अपने पुराने मंगेतर के साथ पाप कर चुकी हो और ये नतीजा ये बच्ची है। वो मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा चुका था। वो कैसे ये बात इतने दावे के साथ कह सकता था? मैंने कहा, वो अभी के अभी डीएनए करवा कर देख ले कि ये बच्ची किसकी है। मैं जानती थी कि मैंने कोई पाप नहीं किया है और मुझे खुद पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने बड़े विश्वास के साथ डीएनए टेस्ट की बात की थी। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो मैं चकराकर रह गई थी। मेरी बेटी का बाप अनिल नहीं था, लेकिन ये भी सच था कि मैंने कोई पाप नहीं किया था। फिर ये कैसे हो सकता था? अनिल ने मुझे वहीं डॉक्टर के क्लिनिक पर खड़े खड़े तलाक की धमकी दी।
कहने लगा, अब तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं है। अभी के अभी अपने इस पाप को लेकर मेरे घर से चली जाओ। तलाक के पेपर तुम्हें जल्दी ही मिल जाएंगे। मैं अपनी छोटी सी बच्ची के साथ अपने माँ के घर चली आई थी, लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। वो बेटी किसकी थी मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे पास थी। मैंने उसे 9 महीने अपने पेट में रखकर उसे जन्म दिया था। मैं माँ बनकर ही अपनी बच्ची की परवरिश कर रही थी। वही तो मेरे जीने की एक वजह थी, वरना सारे रिश्तों से मेरा विश्वास उठ चुका था। और मेरी माँ भी मेरी सास की तरह मुझे ताने देने लगी थीं। कहने लगी, देख ली तूने उस आदमी की मोहब्बत, माँ बाप का दिल दुखा कर गई थी, इसलिए ये सब हुआ। ऐसी लड़कियां कभी आबाद नहीं होती। मैं अब भी चुप ही रही थी। मेरी बहन नैना कुछ दिन तो मेरा दिल बहलाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब दीपक को मेरे गम में परेशान देखा तो उसने भी मेरे पास आना जाना छोड़ दिया था। शायद उसे ये भी डर था कि कहीं मैं उसका पति दीपक ना हत्या लूं। मैं कुछ ना करके भी सबकी नजरों में बुरी बन चुकी थी। मैंने अपने होठों पर एक चुप सी लगा रखी थी। 2 महीने के बाद अनिल मेरे पास आया। वो मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं बार बार उसके मुंह से तलाक शब्द सुनना नहीं चाहती। बेहतर है कि वो मुझे एक ही बार में तलाक दे दे, कागजात मेरे पास भिजवा दे, मैं उन पर साइन कर दूंगी। लेकिन वो कहने लगा कि वो मुझसे मिलना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। वो भी जिद पर अड़ा हुआ था कि तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। मैं चुपचाप बाहर हॉल में आ गई, जहाँ वो मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी माँ की बातों में आ गया था। मुझे सच्चाई मालूम हो चुकी है, ये सब मेरी माँ का बिछाया हुआ जाल था। उस लेडी डॉक्टर ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है, जिसके सामने मैंने तुम्हें तलाक की धमकी दी थी। उसने मुझे बताया है कि जब तुम्हारे पेट में दर्द था उस वक्त तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी उसी दिन टेस्ट ट्यूब बेबी के काम को अंजाम दिया गया था। इस सारे काम के बारे में मुझे भी पता नहीं था और तुम्हें भी इसके बारे में पता नहीं था। मेरी माँ को बच्चों की जल्दी थी। जब वो उम्मीद खोने लगी तब उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना और इसे करने के बारे में सोचा था और डॉक्टर से बात भी कर ली थी। लेकिन जब तुमने बेटी को जन्म दिया तो मेरी माँ खुश नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें पोता चाहिए था। इसलिए उन्होंने मेरे कान भर दिए कि तुम मेरे पीछे से घर से बाहर रहती हो, और उन्होंने खुद तुम्हें तुम्हारे पुराने मंगेतर से मिलते देखा है, और इसीलिए मैं तुम पर शक करने लगा था। लेकिन उस लेडी डॉक्टर ने मुझे सब सच बता दिया है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अनिल अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन मैं भी फैसला कर चुकी थी। मैंने कहा, मैं पूरी जिंदगी भर आपके सामने सफाइयाँ दे देकर नहीं गुजार सकती, क्योंकि बहू वही ससुराल में बस सकती है जिसे उसकी सास बसाना चाहे। आप और आपकी माँ मुझे कभी भी बसने नहीं देंगे। आप अपनी माँ के बहकावे में फिर से आएंगे और फिर से मुझ पर शक करेंगे। मैं आपको कब तक अपनी सफाइयाँ देती रहूंगी? बेहतर है कि आप मुझे छोड़ दें। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपसे मोहब्बत की और सजा मैं भुगत रही हूँ। अगर आप मुझे तलाक नहीं देंगे तो फिर मैं अदालत के जरिए आपसे तलाक ले लूंगी। मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसे अपनी मोहब्बत पर विश्वास ही ना हो, जो दूसरों के बहकावे में आकर अपनी पत्नी पर ही इतना घटिया इल्जाम लगा बैठे। मैंने अनिल से निकल जाने का इशारा कर दिया। वो भी शायद समझ गया था कि अब मेरे सामने सर फोड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिद पर अड़ गई थी। वो भी हारे हुए ज्वारी की तरह चला गया था और मुझे अपने इस फैसले पर कोई भी अफसोस नहीं था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी पर लगाने के बारे में सोच लिया था। अनिल से अलग होने का फैसला मेरा सही है या गलत, प्लीज अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।